गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी जो हेलो एल्केन्स की है उसमें सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कई केमिकल रिएक्शंस है इसकी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, रिएक्शन विथ मेटल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हेलो एल्केन्स और वो भी बाई मॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन। नेम रिएक्शंस है SN2 रिएक्शंस और SN1 रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। इन रिएक्शंस को हमको अच्छे से लर्न करना है, रिएक्शंस को समझना है, इनकी रिएक्शन मैकेनिज्म समझनी है क्योंकि ये एग्जाम में आता रहता है। तो हमको सबसे पहले तो ये नेम से ही याद रखना है कि रिएक्शंस क्या होती है, बाई मॉलिक्यूलर होती है। SN2 2,4 बाई मॉलिक्यूलर, यानी कि जो रिएक्शंस होती है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, बाई मॉलिक्यूलर होती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में पढ़ा है कि रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, ये इधर भी हम पढ़े हैं, 12th में भी हमने पढ़ा है मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन ऑर्डर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उसमें हमको पता है कि किसी जो रिएक्शन का कोई भी जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, उस स्लोएस्ट स्टेप में जितने मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेट करते हैं उसके बेस पर हम क्या डिपेंड करते हैं, उसकी मॉलिक्यूलरिटी। यदि कोई जो केमिकल रिएक्शन है वो सेवरल देखने में हो सकता है वो हमको कई ऑर्डर की दिखाई दे, लेकिन जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं तो उसका जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, उस स्लोएस्ट स्टेप में कितने मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड हो रहे हैं उसके बेस पर हम क्या डिसाइड करते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। कभी किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती, हम पहले पढ़ चुके हैं। रिएक्शन ऑर्डर एक बार जीरो हो सकता है पर मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं होती। तो ये रिएक्शंस क्या होती है, बाई मॉलिक्यूलर होती है। इस रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये जो रिएक्शंस है, इन रिएक्शंस में जो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस है इसमें जो न्यूक्लियोफाइल्स है, तो न्यूक्लियोफाइल्स को हम सिंपली NU- से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, NU-। न्यूक्लियोफाइल्स जनरली नेगेटिव एनायंस होते हैं। इसमें से कुछ जो स्पेशल एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, एम्बिडेंट, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जैसे CN-। तो एम्बिडेंट जो न्यूक्लियोफाइल्स है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स CN-, तो इसको ध्यान रखना है हमको क्योंकि ये दो तरीके से इसका यूज हो सकता है। वही एम्बिडेंटेड लिगेंड की तरह ही है कि जब हम इसको क्या यूज करेंगे, RCN, और दूसरा ये भी हो सकता है कि हम इसको क्या लिख दे, RNC। तो जब RCN लिखेंगे तो हम इसको बोलेंगे एल्काइल नाइट्राइल, एल्काइल नाइट्राइल। और जब हम इसको NC लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको एल्काइल आइसोनाइट्राइल, एल्काइल आइसोनाइट्राइल। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है इनकी कि यदि जो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स है, कुछ है एक दो न्यूक्लियोफाइल्स है, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स है, तो उन जो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स है उनके नाम भी हमको ध्यान रखने हैं। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, वो 2 एटम्स के थ्रू अटैच कर सकते हैं। द ग्रुप्स लाइक द साइनाइड नाइट्राइल पोसेस 2 न्यूक्लियोफाइल सेंटर्स। जिन ग्रुप्स में 2 न्यूक्लियोफाइल सेंटर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। लिगेंड्स की तरह, लिगेंड्स में भी ये होता है, द लिगेंड व्हिच लिगेट थ्रू 2 डिफरेंट एटम इज कॉल्ड एम्बिडेंट लिगेंड। उसी तरह से ग्रुप ऑफ एनायंस व्हिच 2 न्यूक्लियोफाइल सेंटर आर कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जिसका एक एग्जांपल हमने समझा CN-। और बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब होता है, हमको एक ये भी समझना है कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स को नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियोफाइल्स, इसके नाम से समझ में आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। इसको 2 वर्ड में करिए, देखो न्यूक्लियो यानी न्यूक्लियस और फाइल मींस उसको जो अट्रैक्ट करता है, फीलिंग। तो जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियस पर चार्ज क्या होता है, प्लस, फाइल मींस अट्रैक्ट करने वाला। तो जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल। इट मींस प्लस को प्लस तो अट्रैक्ट करेगा नहीं, प्लस को अट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वही न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक होता है वो 2 टाइप का होता है, जो दोनों रिएक्शंस में पढ़ेंगे हम, SN1 और SN2। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SN2 रिएक्शंस की। SN2 रिएक्शंस में जैसे हम एक सिंपल रिएक्शंस लेते हैं कि मान के चलो ये कोई न्यूक्लियोफाइल है, ये कोई न्यूक्लियोफाइल है और ये हेलो एल्केन्स है, ये हेलो एल्केन्स है। अब इस हेलो एल्केन्स में
हमको पता है कि ये कार्बन और इनमें से हेलोजन भी है पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन भी है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। जब न्यूक्लियोफाइल इसके अपोजिट साइड से यहाँ अटैक करता है तो एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है। इसमें क्या होता है कि जो कार्बन है, कार्बन पर इधर से तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इसलिए इसके बीच में तो बॉन्ड फॉर्म होने लगता है और जो पहले से बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या होने लगता है, ब्रेक होने लगता है। और जो पहले से जो भी ग्रुप अटैच है वो इस टाइप से होते हैं, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट भी बोला जाता है इसको। और इसके बाद में क्या होता है, हेलोजन से यहाँ से रिमूव हो जाता है, यानी न्यूक्लियोफाइल इसको अटैच हो जाता है कार्बन को, और कार्बन के जो ग्रुप्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से देखिए आप इस रिएक्शन में हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, कार्बन के जो लीविंग ग्रुप है उसके अपोजिट साइड से अटैक करता है। कौन, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करता है, और जो लीविंग ग्रुप है वो धीरे धीरे इसका बॉन्ड ब्रेक होता जाता है, इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये स्टेट स्टेबल नहीं होती है। क्यों नहीं स्टेबल होती है, क्योंकि यहाँ कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाती है और 5 वैलेंसी स्टेबल नहीं है, इसलिए तुरंत डिकम्पोज होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा, हेलोजन्स को क्या कर देता है, यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है। तो इस तरीके से जो इंटरमीडिएट से हम क्या फॉर्म हो जाता है, जब इसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, हम OH माइनस भी ले सकते हैं। मान के चलो हेलो एल्केन्स है, इसके रिएक्शंस में हम एक एग्जांपल्स ले लें कि मान के चलो हमने क्या ले लिया, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस ले लिया। OH माइनस का अटैक किस पे करा देते हैं, हम क्लोरोमीथेन ले लेते हैं, HCHH&Cl। ये हमने एक रिएक्शंस ली, उसका एग्जांपल्स लिया। इसमें ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ से इस पर अटैक करता है, इस साइड से अटैक करता है, तो क्या फॉर्म होगा, इंटरमीडिएट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, HO, इसको हम डैश डैश लाइन से लिखेंगे क्योंकि ये बॉन्ड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो कार्बन था और ये जो हेलोजन है इसका बॉन्ड क्या होने लगता है, वीक होने लगता है। और यहाँ से ये जो हाइड्रोजन एटम्स है वो इस तरीके से अरेंज रहते हैं। ये हाइड्रोजन एटम्स हो गए। इसके बाद ये जो स्टेट है वो क्या कहलाती है, इसकी ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं इसको हम, और इंटरमीडिएट स्टेट भी बोलते हैं। इसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसको अटैच हो जाएगा, HOCH&H प्लस X माइनस। यहाँ से अब आपने देखा कि न्यूक्लियोफाइल इसके अपोजिट डायरेक्शन से, क्योंकि यहाँ पर कार्बन को क्या है, बियर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन बियर पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल है इसके अपोजिट साइड से कार्बन पर अटैक करेगा, सेम साइड से अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। जब ये इधर से अटैक करेगा तो इसको न्यूक्लियोफाइल को रिपेल कर देगा कि प्रॉपर इस कार्बन पर अटैक नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग कि जो भी सेम चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करता है, अपोजिट साइड से अटैक करता है। अपोजिट साइड से अटैक करके ये जो स्टेट होती है उसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट के नाम से भी जानते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल नहीं होती है, ये तुरंत ही डिकम्पोज करके जो हेलोजन से उससे रिमूव हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल उसको अटैच हो जाता है। तो इस रिएक्शन में हमको एक चीज देखने को मिलती है कि जो रिएक्शन जो स्लोएस्ट स्टेप है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, 2 न्यूक्लियोफाइल और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये दोनों एक दूसरे, जो न्यूक्लियोफाइल है इसको अटैक करता है, तो जो स्लोएस्ट स्टेप है एक ही स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, 2। इसलिए इस रिएक्शन का रिएक्शन ऑर्डर भी क्या होता है, यानी कि रिएक्शन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है और मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी होती है, 2। तो इसमें हम बाद में डिफरेंस पढ़ेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन और बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी SN1 और SN2 के अंदर हमको डिफरेंस बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस में हम लिखेंगे कि ये रिएक्शन जो SN2 है वो बाइमॉलिक्यूलर होती है, जबकि SN1 यूनिमॉलिक्यूलर होती है। अभी पढ़ेंगे हम आगे चल के। SN2 रिएक्शन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, जबकि SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है। थर्ड डिफरेंस हो जाएगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन।
इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में आप समझेंगे सेम अम्ब्रेला की तरह होता है। जैसे अम्ब्रेला होता है, जब हवाएं आती है हवा की अपोजिट साइड में उसको कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है, रिवर्ट। जैसे मान के चलो ये अम्ब्रेला है यहाँ से और हवाएं इधर से चल रही है तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। उसी तरह ये कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका कि देखो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करते हैं तो पहले ये हाइड्रोजन का डायरेक्शन किधर थी, हाइड्रोजन से अपोजिट साइड थी। जब न्यूक्लियोफाइल इसको अटैच हुआ तो हाइड्रोजन कहाँ हो गए, इसके इनवर्ट साइड में चले गए। तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अच्छे से ध्यान रखना है हमको कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो जो कार्बन पर जो अदर ग्रुप्स की पोजीशन है वो क्या हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है। तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा, यदि हम बात करें इसमें जो रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है, यदि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड्स की बात करें तो इसमें जो SN2 रिएक्शन जो SN2 रिएक्शन जो होती है उनका जो ऑर्डर होता है, रिएक्शन ऑर्डर, वो इस तरीके से होता है कि जैसे सबसे ज़्यादा किसमें होगी रिएक्शंस 0 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम होगी ये 3 डिग्री में। क्यों होता है ऐसा, ये हम स्टेरिक इफेक्ट के बेस पर पढ़ेंगे कि इसमें जो रिएक्शन का ऑर्डर होता है सबसे ज़्यादा किसमें होती है, ये 0 डिग्री मीन्स CH3Cl के अंदर होती है। उससे कम किसमें होती है, CH3 CH2Cl। और उसके बाद जैसे जैसे प्राइमरी सेकेंडरी मैंने हैलाइड्स आपको पढ़ाया हेलो एल्केन्स, तो सबसे कम किस्में होती है टर्सरी हैलाइड्स में ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट। तो हम स्टेरिक इफेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे कि स्टेरिक इफेक्ट्स क्या होता है, जिसके बेस पर हम इसके रिएक्शंस ऑर्डर को डिसाइड करते हैं। तो देखिए मैं आपको सारी कंडीशंस बता रहा हूँ। सभी कंडीशंस में जैसे ये कार्बन है, कार्बन में ये हैलोजन है, इस पर H और H, एक ये कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री बोलते हैं। दूसरा एक कार्बन और है जिसमें एक H, यहाँ पर H नहीं है, यहाँ पर क्या है CH3 है, यहाँ पर क्या है CH3 है और इस पर हैलोजन अटैच्ड है। ये क्या कहलाएगा आपके 1 डिग्री, ये क्या कहलाएगा 1 डिग्री। इसी तरीके से हम देखेंगे 2 डिग्री को हम इसको 1 डिग्री बना देते हैं। 0 डिग्री ये है, 1 डिग्री हो गया, ये हो गया हमारे 2 डिग्री। हम यहाँ प्रिपेयर कर देते हैं। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, 1 1 1, यहाँ पर भी कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, 1 1 1 और यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये हो गया आपके हैलोजन। और इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री, इसको हम क्या बोलेंगे 2 डिग्री। इसी तरीके से हम 3 डिग्री की बात करेंगे। ये कार्बन हो गया, इस कार्बन पर ये कार्बन हो गया, इस कार्बन पर 3 एल्काइल ग्रुप हो गए, 1 2 3। इन तीनों कार्बन्स पर 1 1 हाइड्रोजन हो जाएगा, H H H H H H H H एंड H और H, और ये हो जाएगा आपके 3 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से देखिए अब इन सभी केसेज में हम न्यूक्लियोफाइल के अटैक की बात करेंगे। ये 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो इस केस में आप देखिए कि यहाँ से हम देखते हैं ये न्यूक्लियोफाइल है। सभी केसेज में न्यूक्लियोफाइल्स हम यहाँ रख देते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल्स है, ये न्यूक्लियोफाइल्स। अब हमको न्यूक्लियोफाइल्स का जो अटैक है, न्यूक्लियोफाइल इनमें किसी भी केस में इधर से अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है कार्बन को पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हेलोजन को कार्बन को पार्शियली पॉजिटिव और हेलोजन को पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। जब ये कंडीशन हम देखते हैं कि हेलोजन इधर से अटैक नहीं कर सकता तो हेलोजन इस डायरेक्शन से अटैक करेगा। तो देखिए एक तो कंडीशन ये है कि हेलोजन यहाँ से अटैक करे, दूसरा इसमें आप देखेंगे तो देखिए ये यहाँ से अटैक कर सकता है, तीसरे में आप देखेंगे तो और भी डिफिकल्ट होता जा रहा है, और फोर्थ नंबर के में देखेंगे तो इसमें डिफिकल्ट अटैक करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो ये क्या है स्मॉल ग्रुप है, ये क्या है बहुत ही स्मॉल ग्रुप है, तो इसमें कोई स्टेरिक इफेक्ट नहीं होगा। स्टेरिक इफेक्ट का मतलब होता है त्रिविम बाधा। स्टेरिक इफेक्ट त्रिविम बाधा किसी चीज को हमको, जैसे हमारे पास हम कोई एक एग्जाम्पल्स ले ले कि
कोई भी सामान किसी नॉर्मली रखा हुआ है बाहर तो उसको हम ईजिली वो सब उठा सकते हैं, लेकिन एक एक ही वो बहुत या कोई भी बहुत उसके अंदर है बहुत सारे सामान रखे हुए उनके अंदर तो उससे निकालना क्या होगा, उसको डिफिकल्ट होगा, उसके बीच में से उसको ढूंढ कर निकालना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। इसी तरह जब ये स्मॉल ग्रुप है तो स्मॉल ग्रुप के बीच में तो इजीली अटैक कर लेगा न्यूक्लियोफाइल, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो क्या होता जा रहा है, एक ये बल्कि ग्रुप हो गया और आगे गए हम तो इतने बल्कि ग्रुप्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ बल्कि ग्रुप्स क्या होते जा रहे हैं, बल्कि मतलब हैवी ग्रुप्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। इस केस में आप देखोगे तो 3 बल्कि ग्रुप है, इस केस में जाके आप देखोगे तो 3 बल्कि ग्रुप है, तो इस केस में न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना बहुत क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। इसलिए सबसे इजी किस में होता है, 0 डिग्री में। तो SN2 रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है सबसे फास्ट किस में होती है, 0 डिग्री, उससे कम उस प्राइमरी, उससे भी कम सेकेंडरी और सबसे कम टर्सरी। तो ये रिएक्शन ऑर्डर ध्यान रखना है। ये 4th नंबर का डिफरेंस था SN1 और SN2 के अंदर। तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस होती है SN2 वो बायोमोलिकुलर होती है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है और रिएक्शन ऑर्डर क्या होता है, सबसे फास्ट 0 डिग्री में होता है और सबसे कम टर्सरी में होता है और ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट। ये चीजें हो गई। इसके बेस पर भी कई बार एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन हो जाता है, आपको एग्जांपल्स दे दिए जाते हैं और उसमें आपको ऐसे एग्जांपल्स 3-4 एग्जांपल्स देके आपसे पूछ लेंगे किसमें सबसे ज़्यादा फास्ट होगी। तो उसमें हम देखो सबसे पहले तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के बेस पर डिसाइड करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के। यदि मान के चलो 2 सेम ग्रुप है, दोनों ही सेकेंडरी है, दोनों ही सेकेंडरी है, तो विच इज बेटर लिविंग ग्रुप। बेटर लिविंग ग्रुप क्या होता है, यदि हम हैलोजेंस की बात करें तो हैलोजेंस में जो रिएक्शन ऑर्डर होता है वो सबसे ज्यादा किस में होता है, RI, उससे कम किस में होगा, RVR, इस तरह से RCl और RF, तो सबसे ज्यादा किस में होता है, RI में, क्योंकि आयोडीन क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है। तो पहली कंडीशन तो हमको ये ध्यान रखनी है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के बेस पर बताना है। यदि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी दोनों में ही कॉमन आ रहा है एग्जांपल्स, तो उस केस में हमको ये भी एक बार देख लेना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हैलोजेंस दोनों में चेंज हो रहे हो। तो आयोडीन क्या होता है, बेटर लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए इसमें हैलो एल्केन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है वो हाई होती है। इस तरीके से ये हमारी रिएक्शंस हो गई कौन सी, SN2। अब हम बात करेंगे SN1 यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, SN1 के बारे में कि SN1 जो रिएक्शंस होती है, SN1 रिएक्शंस में आप SN1 मींस यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस को, ये सेकंड रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की सेकंड रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस SN1 यूनिमॉलिक्यूलर, यानी कि इसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसमें क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ये रिएक्शंस हम एक सिंपली जो रिएक्शंस है वही मान के चलो, हमने एक एग्जांपल्स लिया CH3 होल थ्राइस CVR और इस पे किसका अटैक करवा देते हैं हम, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। तो रिएक्शंस वो इसी तरीके से फॉर्म होगी CH3 होल थ्राइस COH प्लस Br माइनस। अब हम इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे। अब हम क्या करेंगे इसकी, क्योंकि ये टर्सरी है, इस पर 3 CH3 ग्रुप है, इसमें ये ब्रोमीन अटैच्ड है, तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल इसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। इसकी रिएक्शंस क्या हो गई, न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसलिए इस रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और SN1 क्यों बोलते हैं वो हम रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर अभी हम कंपाउंड्स का आईपीए नाम तो पढ़ चुके हैं, वो हमको नेम्स इनके पता है। इसके बाद इसकी हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, किस टाइप से इसकी रिएक्शंस होती है। तो रिएक्शंस में देखिए फर्स्ट स्टेप इसकी जो रिएक्शंस होती है, फर्स्ट स्टेप में टर्सरी, फर्स्ट स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर आप देखिए ये टर्सरी हैलाइड है CH3 और Br,
ये हमारा इसका फर्स्ट स्टेप है, इसमें ये CH3 है। इस केस में क्या होता है, क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायंस की जो स्टेबिलिटी है, ये हम 11th में पढ़े थे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, कि टर्सरी कार्बोकैटायंस मोर स्टेबल होता है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ से ये हाइड्रोजन इस साइड से ब्रेक होगा, तो ये जो कार्बन फॉर्म होगा इस टाइप से ये टर्सरी कार्बोकैटायंस फॉर्म होगा, CH3 एंड CH3 प्लस Br-। फर्स्ट स्टेप के अंदर जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लो स्टेप बोलते हैं। तो स्लो स्टेप के अंदर जो टर्सरी हैलाइड्स है वो ब्रोमाइड का लॉस होता है और टर्सरी कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन होता है। ये पॉसिबिलिटी SN2 में भी थी, लेकिन वहां पर क्या फॉर्म होता है, प्राइमरी कार्बोकैटायंस लेस स्टेबल होता है कंपेयर टू टर्सरी कार्बोकैटायंस। तो टर्सरी कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी की वजह से, जो टर्सरी कार्बोकैटायंस है उसकी स्टेबिलिटी की वजह से ये रिएक्शंस इस टाइप से होती है, जबकि SN2 में ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि SN1 यदि रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ जो कार्बोकैटायंस फॉर्म होगा वो कार्बोकैटायंस कौन सा होगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा, प्राइमरी कार्बोकैटायंस। क्योंकि कार्बोकैटायंस जो होते हैं, कार्बोकैटायंस की मैं आपको इधर बता दूं शॉर्ट में, जो कार्बोकैटायंस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी और 0 डिग्री, इस तरीके का ऑर्डर होता है। टर्सरी कार्बोकैटायंस क्यों स्टेबल होता है, ये हमको एक बार हमने 11th में पढ़े थे, थोड़ा सा याद करिए। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, CH3, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं H एंड H, और एक ये हो गया H। इसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं H एंड H, और ये हो गया टर्सरी कार्बोकैटायन। तो इसमें क्या होता है कि ये रेजोनेंस में बाइडिसोलेट करते हैं एक दूसरे में, और इसकी नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर्स बनती है उस टाइप से बनती है। H यहाँ पर भी C, H एंड H। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कार्बन है इसके पास वैकेंट फ्री ऑर्बिटल होती है, तो इसका जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर डोनेट करता है, इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में इधर डोनेट करता है, इसलिए इसके बीच में क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है, और इस कार्बन को कौन सा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड बना लेता है। तो वन टाइम इसके साथ स्टेबल होता है, नेक्स्ट टाइम इस हाइड्रोजन के साथ, नेक्स्ट टाइम इस हाइड्रोजन के साथ। 3 स्ट्रक्चर्स यहाँ से बनती है, 3 स्ट्रक्चर्स यहाँ से बनती है, और 3 स्ट्रक्चर्स यहाँ से बनती है। तो इस तरीके से 9 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती है, और जिसकी जितनी ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होती है वो मॉलिक्यूल्स उतना ही स्टेबल होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि टर्सरी कार्बोकैटायन में जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है वो हाई होता है, उसकी वजह से मोर स्टेबल होता है। तो टर्सरी कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो ये बस आपको ऐसे शॉर्ट में बताया था कि टर्सरी कार्बोकैटायंस कैसे स्टेबल होता है। तो टर्सरी कार्बोकैटायंस मोर स्टेबल होता है। और जो सेकंड स्टेप होता है, ये तो हो गया इसका स्टेप फर्स्ट, और जो स्टेप सेकंड होता है, सेकंड स्टेप के अंदर इस तरह से CH3 और CH3, इसमें क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस जो होता है वो उस पर अटैक करता है। ये स्टेप कौन सा होता है, फास्ट स्टेप होता है। फास्ट स्टेप होने के बाद ये कार्बन यहाँ से, इसमें दोनों टाइप के ही प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, CH3 OH, दोनों टाइप के मीन्स कॉन्जुगेशन, इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों ही कंडीशंस बनती है। अभी समझेंगे हम दोनों चीज़ों को, CH3 एंड OH। इसको हम रिटेंशन बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, रिटेंशन, इसको क्या बोल सकते हैं, रिटेंशन। और ये क्या है, इन्वर्जन। रिटेंशन क्यों बोलते हैं, देखिए न्यूक्लियोफाइल जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, तो कार्बोकैटायन फॉर्म होने के बाद, कार्बोकैटायन जैसे ही फॉर्म हुआ तो कार्बोकैटायंस फॉर्म होने के बाद इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और न्यूक्लियोफाइल अटैक दोनों साइड से कर सकता है, क्योंकि ये कार्बोकैटायन है, इसमें ये इधर से साइड से भी अटैक कर सकता है। यदि ये इस साइड से अटैक करता है तो प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा,
प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा। यदि इसके अपोजिट साइड न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी अटैक कर सकता है, यहाँ से अटैक करेगा तो प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा रिटेंशन। तो जो SN1 रिएक्शन से इनमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, रिटेंशन और इन्वर्जन बोथ। ये ध्यान रखना है कि SN1 रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यूनिमोलिकुलर जो होती है उसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, दोनों तरह का ही होता है, रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन, दोनों ही होता है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। रिटेंशन क्यों होता है, क्योंकि जिधर से ग्रुप यदि रिमूव हुआ उसी साइड से यदि अटैच हो गया, जैसे इसमें ग्रुप इस साइड था, इसी साइड से अटैच हो गया, तो देखिए यहाँ से Br लॉस हुआ, यही अटैच हो गया, तो ये क्या हो गया, जब जिस साइड से रिमूव हुआ उसी साइड से अटैच हो गया यदि ग्रुप, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन और इन्वर्जन। हम इसको, ये मैंने इस रिएक्शन के बेस पर लिखा है, आप उसके बेस पर भी लिख सकते हैं। इस रिएक्शन के बेस पर यदि हम लिखेंगे कि Br इधर से रिमूव हुआ है, OH इसी डायरेक्शन में अटैच हुआ है, Br क्या है उसी डायरेक्शन में, Br को रिप्लेस करके OH उसी डायरेक्शन में अटैच हुआ है, तो इसको बोल देंगे हम रिटेंशन। इसको क्या बोल देंगे, रिटेंशन। और इसमें क्या हो गया, Br जिधर से रिमूव हुआ उसके अपोजिट साइड में OH अटैच हुआ है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इन्वर्जन। इसको हम क्या बोल देंगे, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन बोल देंगे। तो वो तो उसमें डिपेंड करेगा कि जिधर से लिविंग ग्रुप्स रिमूव हुआ है, जिधर से लिविंग ग्रुप निकला है उसी साइड से यदि OH अटैच होता है तो उसको हम बोलेंगे रिटेंशन, और उसके अपोजिट साइड से यदि अटैच होता है तो उस कॉन्फ़िगरेशन को बोलेंगे हम इन्वर्जन। तो ये चीज़ भी हमारी क्लियर हो गई कि न्यूक्लियोफिलिक जो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस होती है उसमें दोनों कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन। अब दूसरी बात आती है कि इस रिएक्शंस को यूनिमोलिकुलर क्यों बोला जाता है या SN1 क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो स्लोएस्ट स्टेप है उस स्लोएस्ट स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। रिएक्टेंट कितना होता है, 1 होता है। आपको ध्यान हो तो SN2 में कितने थे, न्यूक्लियोफाइल प्लस हेलो एल्केन्स दोनों थे, एक साथ इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहे थे। जो इंटरमीडिएट स्टेट थी, ट्रांजिशन स्टेट थी, वो फॉर्म हुए थे। तो इसमें ये इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, उसमें टर्सरी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, उसमें इंटरमीडिएट स्टेट होती है। तो इस तरीके से हमको याद रखना है कि रिएक्शंस क्या होती है, यूनिमोलिकुलर है तो ये रिएक्शंस कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, यानी इसकी रिएक्शन रेट जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, हेलो एल्केन्स पे डिपेंड करती है। तो ये दोनों दो चीज क्लियर हो गई, रिएक्शन ऑर्डर फास्ट होता है, यूनिमोलिकुलर होती है। तीसरा कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्जन और रिटेंशन होता है। और फोर्थ नंबर आता है आपका रिएक्शन ऑर्डर, SN1 रिएक्शन ऑर्डर। SN1 जो रिएक्शन ऑर्डर होता है वो होता है, सबसे ज्यादा होता है 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम 0 डिग्री में होता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो कौन सा होता है, टर्सरी कार्बोकैटायन। टर्सरी कार्बोकैटायन किसमें बनेगा, टर्सरी हैलाइड्स में। तो इसका जो रिएक्शन ऑर्डर्स होता है वो उसका कन्वर्ट होता है, उसमें सबसे ज्यादा 0 डिग्री में होता है, जबकि SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट किसमें होती है, 3 डिग्री में। तो ये भी आपका एक एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन आ सकता है, आपको 2 एग्जांपल्स दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि या एक ही एग्जांपल दे दिए कि कौन सा रिएक्शन ऑर्डर फॉलो करेगा, SN1 और SN2। तो SN1 करेगा तो क्यों करेगा, SN2 करेगा तो क्यों, कौन सा रिएक्शन फॉलो करेगा। तो ये भी हमको देख सकते हैं। यदि वो रिएक्शन क्या है, प्राइमरी है, यदि उसमें हेलो एल्केन्स क्या है, प्राइमरी है, तो उसको हम किधर ले जाएंगे, प्राइमरी SN2 की तरफ। यदि वो रिएक्शन हेलो एल्केन्स क्या है, टर्सरी हेलो एल्केन्स है, तो वो कौन सा रिएक्शंस फॉलो करेंगे, SN1 रिएक्शंस फॉलो करेंगे। तो ये चीजें हमारी सब क्लियर हो गई, कॉन्फ़िगरेशन, केमिकल काइनेटिक्स, ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई। ये रिएक्शंस थी किसकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इसके बाद कुछ इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, 1-2 फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में इतना ज़्यादा नहीं है पर है कुछ छोटा, तो हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं उसके अंदर कि जो हेलो एल्केन्स होती है उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी क्या है, फिजिकल स्टेट्स क्या है उनकी, और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं। तो उसमें से हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले इनकी जो बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, जनरली प्योर अल्काइल हैलाइड कलरलेस, बट कुछ आयोडाइड्स और कुछ ब्रोमाइड्स जो होते हैं वो लाइट से एक्सपोज होकर के क्या करते हैं, कलर
प्रोड्यूस करता है। तो जनरली तो ये क्या होता है, कलरलेस होता है। यदि हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें, यदि हम किसकी बात करें, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स यदि हम बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट्स की जैसे सिंपली कि हेलो एल्केन्स क्या होती है, नेचर में पोलर होती है, हमको पता है इस तरीके से हेलो एल्केन्स होती है। हेलो एल्केन्स में कार्बन को पार्शियली नेगेटिव, सॉरी हेलोजेंस को पार्शियली नेगेटिव और कार्बन को पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका ये बॉन्ड क्या होता है, नेचर में पोलर होता है। पोलर होने की वजह से इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो नॉर्मल हेलो एल्केन के कंपेयर में क्या होगा, स्ट्रांग होगा, क्योंकि हमको पता है इंटरेक्शन जो फोर्सेज होते हैं वो आयंस के बीच स्ट्रांग होते हैं कंपेयर टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। और हेलो एल्केन तो क्या होते हैं, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, इसलिए उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेज क्या होते हैं, कम होते हैं। तो एक चीज ये क्लियर हो गई कि हेलो एल्केन्स के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग होने की वजह से इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स है वो भी क्या होंगे, हाई होते हैं। यानी सेम मॉलिक्यूलर मास हेलो एल्केन्स और एल्केन्स को कंपेयर करें तो बॉइलिंग पॉइंट किसके ज़्यादा होंगे, हेलो एल्केन्स के। दूसरा, यदि हम हेलो एल्केन्स को कंपेयर करें तो RI उससे ज़्यादा R, उससे कम RBr, RCl एंड RF, सबसे कम जो होता है RF। क्यों, क्योंकि इसके एल्काइल ग्रुप इन सभी केसेस में सेम है। तो एल्काइल ग्रुप का सेम होने के बाद एनायन का मॉलिक्यूलर मास और आयंस की साइज बढ़ने के साथ साथ उनके बीच वान डेर वाल फोर्सेज क्या होते जाते हैं, स्ट्रांग होते हैं। इसलिए उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर है वो इस टाइप से रहता है। यानी एल्काइल्स के जो आयोडाइड है उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं कंपेयर टू अदर एल्काइल हैलाइड्स। तो एल्काइल हैलाइड्स में कंपेयर करें तो इस तरीके से कंपेयर करना है। और यदि सिंपल किसी एल्केन को, फॉर एग्जांपल RH, ये एक एल्केन है और दूसरा ये RCl, ये क्या है, हेलो एल्केन है, तो इन दोनों में से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स किसके ज़्यादा होंगे, एल्काइल हैलाइड्स के। क्यों, क्योंकि इसकी नेचर क्या होती है, पोलर होती है। एक चीज ये हो गई। दूसरा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे। ये हम एल्केन्स में भी पढ़े थे 10th क्लास में, यहाँ भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। मान के चलो हमारे पास एक एग्जांपल है CH3 CH2 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 Br, एक एग्जांपल हम इसको इस तरीके से लिखा। दूसरा CH3 CH CH3 CH3 CH CH2 CH3 CH CH2 और CH3 CH2, इसको CH3 कर लेते हैं। एक ये Br हो गया और एक केस इसका ये भी हो सकता है CH3 CH2 CH CH3 और Br। तो इन तीनों केसेज में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया किसका है, इसका। उससे कम सरफेस एरिया किसका है, इसका। और सबसे कम सरफेस एरिया किसका है, इसका। तो हम सेम मॉलिक्यूलर मास है बट स्ट्रक्चर्स क्या हो गए, डिफरेंट। ये स्ट्रक्चर आइसोमर्स होते हैं। तो जैसे जैसे साइज बढ़ती जाती है, मॉलिक्यूल्स की साइज बढ़ती जाती है, सरफेस एरिया बढ़ता जाता है, तो इन दोनों के बीच में जो वान डेर वाल फोर्सेज है, कॉन्टैक्ट, सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से उनके बीच में क्या है, कॉन्टैक्ट भी बढ़ता जाता है। जब कॉन्टैक्ट बढ़ेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते जाएंगे, उसमें इंक्रीज होते जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा देखो इन तीनों केस का करेंगे तो इसका 375 केल्विन होता है, 375 केल्विन होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। इसका 364 हो गया। और इस केस का यदि हम बात करेंगे तो ये 346 केल्विन होता है। तो देखिए तीनों के बॉइलिंग पॉइंट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट स्ट्रक्चर्स क्या है, डिफरेंट है। तो इस केसेज में हमने क्या देखा कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। ज़्यादा होने की वजह से दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स स्ट्रांग होता है, उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। सिंपली आप देखिए, एक तो ये इतना सा मेरे दोनों हाथ इतने से टच है, मैं अलग से इजीली कर सकता हूँ। एक मेरे हाथ ये बहुत ज़्यादा टच में, तो इनको अलग करने में क्या है, ज़्यादा दिक्कत आएगी, यानी ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो वही है कि जो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स है तो वो भी किस पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया इसमें इंटरफेयर करता है। यदि सरफेस एरिया ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होंगे, और यदि सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी डिक्रीज होते जाएंगे। ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा दूसरा पैरा और ऑर्थो जो आइसोमर्स है, जैसे हेलो एरिन्स में यदि हम देखते हैं तो उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में भी कुछ डिफरेंस होता है। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में हम देखेंगे, जैसे ये है, एक ये है जिसके अंदर हेलोजेंस एक दूसरे की पैरा पोजीशन पर है, और एक दूसरा हेलो एरिन्स ये है जिसमें एक हेलोजन यहाँ पर है और दूसरा हेलोजेंस
यहाँ पर है, तो इस केस में भी किसके ज़्यादा होते हैं, जो पैरा पर होता है, क्योंकि पैरा के जो कंपाउंड्स होते हैं वो किसी एक एक्सिस से सिमेट्री होती है और क्रिस्टल में फिट हो जाते हैं। फिट होने की वजह से उनको निकालना डिफिकल्ट होता है। ये सेम उसी की तरह से होता है जिस तरह से मान के चलो एक जगह हमने बहुत सारी टाइल्स लिखी है, टाइल्स को सबको सेट करके जमा दिया जाए तो एक टाइल्स को निकालना वहाँ से बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन वो यदि अलग अलग पड़ी हुई है तो कहीं से भी हम निकाल सकते हैं। या सारी टाइल्स की जब शेप एक जैसी नहीं होगी तो वो क्या होगी, अरेंज नहीं होगी ठीक से। तो उसी तरीके से, क्योंकि उनमें किसी एक्सिस से सिमेट्री नहीं है। अब यहाँ देखिए इसमें किसी एक्सिस से सिमेट्री नहीं है, पर इसमें क्या है, एक्सिस से सिमेट्री है। सिमेट्री होने की वजह से जो पैरा कंपाउंड है वो क्रिस्टल में फिट हो जाते हैं और उसी की वजह से उनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स है वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। तो ये भी हमको एक ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। उसके बाद हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। तो हेलो एल्केन्स क्या है, हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो पोलर कंपाउंड्स होते हैं। सॉल्युबिलिटी में हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी में हेलो एल्केन्स होते हैं वो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, और हेलो एल्केन्स भी क्या होती है, पोलर नेचर होती है। यहाँ से ये नेचर इसकी क्या होती है, पोलर नेचर होती है। पोलर नेचर की वजह से, इस पोलर बॉन्ड की वजह से ये स्लाइटली वाटर में सॉल्युबल होती है। जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज। आर फॉर एल्काइल ग्रुप, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH2X, और दूसरा हमने एग्जांपल्स लिया CH3X। तो इस दोनों में हाईली सॉल्युबल कौन होगा, CH3X, क्योंकि ये R है। R की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो R वाला पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, जो वाटर को रिपल करता है। तो रिपल्सन की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी टाइम के साथ क्या होती जाती है, डिक्रीज, सॉरी टाइम नहीं, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने से या एल्काइल ग्रुप की साइज इंक्रीज होने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि हेलो एल्केन्स है वो एल्केन्स के कंपेयर में वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होती है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में काफ़ी सॉल्युबल होती है, क्योंकि इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्सेज होता है, क्योंकि किसी भी जैसे हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो डिजोल्व करने के लिए दो फोर्स होते हैं, उन दोनों फोर्स को ब्रेक करना पड़ता है। एक तो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, और दूसरा दो हेलो एल्केन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा यदि एनर्जी होगी तो वो क्या होंगे, मिसिबल होंगे, तो ये उतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो इस तरीके से आज हमने हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।